हेलो एवरीवन, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ रखा है और एग्जांपल भी किया था। अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल पिक करते हैं और जो भी रूल्स ड्राइव किए थे, इक्वेशंस ड्राइव की थी सर्कुलर मोशन की, उनको लगा करके चेक करते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इट सेज अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड इज गिवन टू अस, इट मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वी नीड टू फाइंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया होगा ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये काइनेमेटिक्स सर्कुलर पार्ट का है, इसलिए हम बेटर होगा कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेफरेंस है, ये t इक्वल टू 0 सिचुएशन आप पकड़ लीजिए। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर लेट से पार्टिकल यहाँ पर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है और v की वैल्यू आपको गिवन है। इसने जो वेलोसिटी दी है वो उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दैट मीन्स स्पीड दी गई है आपको, और एक्सेलरेशन पूछा है। तो वेलोसिटी या स्पीड गिवन है, उससे एक्सेलरेशन टाइम के साथ निकालना है, तो अपने को काइनेमेटिक्स यूज़ करना होगा। नाउ अब यहाँ पर कहीं भी आपको एंगुलर पैरामीटर्स नहीं नज़र आ रहे, बट आप चाहो तो इसको सबको एंगुलर पैरामीटर्स में पहले कन्वर्ट कर लो, फिर इसके बाद हम एक्सेलरेशन में चले जा सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन है जो निकालना है वो क्या आएगा, वो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, और अपने को मैग्नीट्यूड ही पता करना है। फिर आपको ये भी ख्याल आएगा कि AC क्या होता है। AC को हम R ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं अगर ओमेगा के टर्म में ना लिखना चाहें तो। और व्हाट अबाउट AT, AT को हम R अल्फा लिख सकते हैं या फिर हम D मॉड V अपॉन डी लिख सकते हैं। माइंडेड, मैंने क्या लिखा हुआ, D मॉड V अपॉन डी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। सो ये फॉर्मुलेशन से आप वर्क कर सकते हो। दो यहाँ पर एंगुलर पैरामीटर नहीं नज़र आ रहे, आप चाहो तो V इक्वल टू R ओमेगा से ओमेगा निकाल सकते हैं, फिर इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके अल्फ़ा ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो चॉइस अपने पास है। और अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं कि हम इन फार्मूलाज को यूज़ करके भी डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड फर्स्ट कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो d ऑफ स्पीड अपॉन dt करना होगा, और d अपॉन dt ऑफ स्पीड की वैल्यू आपको 2t गिवन है। सो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और प्रॉपर यूनिट में हो जाएगा अगर ऐसा यूनिट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट्स कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस द स्पीड ओवर द टाइम। इसके बाद अपने को पता करना है एट t इक्वल टू 2। सो एट t इक्वल टू 2 व्हाट विल बी द स्पीड, कैन वी फाइंड दैट स्पीड एट t इक्वल टू 2, ऑफ कोर्स। So that becomes equal to 4 in proper unit. Then after we can find the acceleration toward the center, that's called centripetal acceleration at t equal to 2, which is v square by r. V is came out to be 4, so square of 4, radius is 4, so that also this came out to be 4. सो आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, दोनों की वैल्यूज़ को आप इस पे रख देंगे जो इसका जनरल फार्मूला होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अपने को मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी अंडर रूट AC स्क्वायर विच इज़ 4 स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर विच इज़ 2 स्क्वायर। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, वट एवर इट इज कमिंग दैट बिकम्स योर आंसर, दैट 16 प्लस 4 दैट इज रूट 20। Now you can further rewrite this after simplification as twice रूट 5 इन प्रॉपर यूनिट। सो पॉइंट इज कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको सेंटीपिटल भी देखना होगा, टेंजेंशियल भी देखना होगा। सेंटीपिटल और टेंजेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन बनाए गए इन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं। फाइन, अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी लाइक कि कितना डिस्टेंस चलता है, कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है। जब डिस्टेंस की बात करेगा देन यू नीड टू फाइंड कि कितना राउंड लगाया, राइट, क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। मोर ओवर अगर एंगुलर वेलोसिटी बोलता है तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इसके बाद हम सारे एंगुलर पैरामीटर भी निकाल सकते हैं और लीनियर पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एनी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज वेल। फाइन, इन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देयर इज वन मोर पॉइंट, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि ये पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमको एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाता है। और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब होगा कि जो हमने फार्मूला आइडेंटिफाई किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा,
हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिटी कैसे रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं वो अपने को पता रहता है। सो अगर एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिवली कैलकुलेट करना है तो हम v/r को यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करके हम रिलेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। लेट्स अपने पास 2 पॉइंट हैं और 2 पार्टिकल्स हैं। तो एक पार्टिकल लेट से ए है और दूसरा पार्टिकल बी है। वो ज्वाइन हो ना ज्वाइन हो, कोई भी कंडीशन हो, अपने को उस पर वरी नहीं करना है, बट 2 पॉइंट को वॉच करना है। ए पॉइंट के पास अपनी वेलोसिटी आएगी वी ए, अगर ए मूव कर रहा होगा। बी पॉइंट के पास अपनी वेलोसिटी हो सकती है वी बी। अगर ए फिक्स्ड हुआ, ए मूव नहीं कर रहा है, तो फिर बहुत आसान सी कहानी होगी कि बी का हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना होगा, आर से डिवाइड करना होता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वॉच किया था। सो इनके बीच का सेपरेशन आर है। ये रिलेटिव सेपरेशन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो अगर हमको ए के रिस्पेक्ट में बी को पता करना है तो हम ऐसा लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। लिखने का क्या तरीका होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। दिस इज हाउ वी विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देन आफ्टर हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि जो भी वेलोसिटी आएगी उसका रिलेटिव वेलोसिटी का हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ऑल द थ्री हैज़ टू बी परपेंडिकुलर। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का एक कंपोनेंट बना लेंगे। लेट्स से वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता है, इन्हीं 2 डायरेक्शन में किसी एक में आएगा, या तो अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन ये पूरा नहीं, उसका एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। किसके परपेंडिकुलर? आर के परपेंडिकुलर। सो इस कंपोनेंट को पता कर लेंगे। एक बार ये कंपोनेंट अपने हाथ में आ गया तो अपना आंसर भी आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से चल रही होगी, दैट मीन्स बी ए के रिस्पेक्ट में इस सेंस में रोटेट करता हुआ नजर आएगा, दैट मीन्स क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता हुआ नजर आएगा। तो अपने को ऐसा बोलना होगा कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज गोइंग टू बी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाई आर। ऐसा करने से अपने को आंसर मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी v इज इक्वल टू आर ओमेगा तभी हम अप्लाई करते हैं जब v आर ओमेगा आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। और ये हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जो ओरिजिन आपको दी गई होगी, बट उसको रेस पे होना चाहिए। अगर वो मूव कर रहा है, अगर ए आपका पॉइंट मूव कर रहा है, तो हम पहले ए को रेस पे लेके आएंगे, तो इसकी वेलोसिटी को रिलेटिवली कैलकुलेट करेंगे। एक बार रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। लेट्स से कि वो इस डायरेक्शन में आता है रिलेटिवली, तो उसके फिर 2 कंपोनेंट करेंगे, अलोंग दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर दिस डायरेक्शन। सो कौन सा डायरेक्शन कंसीडर करेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। लेट्स से ये टोटल वेलोसिटी आया था वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो आपने 2 कंपोनेंट करना है, एक तो ये कंपोनेंट करना है, एक ये नीचे वाला करना है। ये जो कंपोनेंट आएगा वो पैरेलल कंपोनेंट है, यू कैन कॉल इट एज ए पैरेलल टू रेडियस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आपको यूज़ करना होता है। तो इस तरह से आप किसी भी की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो। सो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटिव कॉन्सेप्ट गोज विद द रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी, राइट। और अगर ये पॉइंट आप याद रखेंगे, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर एनी केस एंड यू कैन फाइंड द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ओके, देयर इज अनदर वे एज वेल टू मेजर द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। उस दूसरे वे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए हमको एंगल पता होना चाहिए। सो अगर ये अपने पास ए पॉइंट है और लेट्स से यहाँ कहीं बी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट चल रहा है, लेट्स से बी पॉइंट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट पर उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ही आएगा, थीटा। सो अगर हमको रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चलता है तब भी हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं। तो ये वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए can be written as d upon dt, that means rate of change of angular position relatively, so theta। so ये थीटा किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? थीटा है b का विद रिस्पेक्ट टू a, that's how you need to find। so इसको हम लिख सकते हैं ये थीटा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इवन दो a इज मूविंग। अगर हम ये एंगल आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितनी आने वाली है। अगर ये पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है तो फिर हम थीटा को पता कर सकते हैं। सो पॉइंट इज कि ये बेसिक डेफिनेशन से भी जा सकते हैं और वेलोसिटी की रिलेटिव डेफिनेशन से भी जा सकते हैं। फाइन। नाउ आफ्टर कवरिंग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, अगला जो पॉइंट है वो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग,
क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब है कॉज बिहाइंड द मोशन, कॉज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो सिंस हम लोग ये पता कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन किसी भी सर्कुलर मोशन में आता है ए सी माइनस आर कैप प्लस ए टी थीटा कैप, और इसी को हम यूज़ करेंगे। इसलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स जो लगने वाला है किसी भी पार्टिकल पर, अगर एम मास का पार्टिकल किसी सर्कल पे चलता है तो फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू एम होती है। ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को हम अप्लाई कर सकते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग अपने को इस तरह से मिल जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा m इंटू ए सी माइनस आर कैप प्लस m इंटू ए टी दैट इज थीटा कैप। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात कर रहा है और ये रेडियल की डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये आपको पता रहता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो बेसिकली दो फोर्स का सम है, एक सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है और एक टेंजेंट की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। सो वेन एवर द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देयर मे बी टू कंपोनेंट और देयर मे बी टू फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। उन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा। जहाँ पर ये एफ सी फोर्स कौन सा फोर्स है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, ये कौन सा एक्सेलरेशन था, सेंट्रीपिटल। तो इस फोर्स को नाम दिया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेकेंड कंपोनेंट ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से था, इसलिए इसको बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। सो एक सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अगर चलेगा तो दो तरह से फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। वन इज सेंट्रीपिटल, अनदर इज टेंजेंशियल फोर्स, राइट। सो अगर इसको हम लोग वॉच करें तो कुछ इस तरह से, लेट्स से अपना ये पार्टिकल है जिसका मास m दिया गया था और ये चल रहा है, तो अपने को क्या करना होगा, सेंटर से इसको ज्वाइन कराएंगे और फिर दो फोर्सेस को वॉच करेंगे। एक सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा और एक टेंजेंशियल की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, राइट। सो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वही डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस है, तो नेट फोर्स विल बी समवेयर देयर। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं ना। अपना जो खास इंटरेस्ट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से रहेगा और इससे भी होगा टेंजेंशियल फोर्स से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा जो स्पीड को बढ़ाएगा, जिससे पार्टिकल फास्टर मूव करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम होगा वो पार्टिकल को सर्कल पे चलाना होता है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डज नॉट इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेट मी राइट दीज 2 पॉइंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे आपको फोर्स को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, इट चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। So it changes only the direction of velocity। बहुत important point है और इससे आपको विजुलाइज करने में भी आसान होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, इसका मतलब है कि केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, नॉट द मैग्नीट्यूड, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करना है तो उसके लिए टेंजेंशियल लाना पड़ता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, सो इट चेंजेस ओनली द मैग्नीट्यूड, इट चेंजेस ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज यू कॉल स्पीड, एंड नॉट द डायरेक्शन, नॉट द डायरेक्शन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो दो एक्सेलरेशन हम लोगों ने काउंट किए हैं ये बेसिकली अलग अलग वर्जन के लिए स्पेसिफाइड है। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन चेंज करेगा, टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड चेंज करेगा वेलोसिटी का। दोनों अगर होंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा होगा, अगर एक होगा तो एक चेंज हो रहा होगा। लेकिन अगर सर्कुलर पे चलना है तो सेंट्रीपिटल का होना गारंटीड है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन का चेंज होना गारंटीड है। अगर आप डायरेक्शन का चेंज नहीं करोगे तो पार्टिकल सीधा चला जाएगा, और अगर सर्कल पे चलाना चाहते हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल दिस इज मस्ट, इसका होना ज़रूरी है, इसके बिना पार्टिकल सर्कल पे नहीं चल सकता है, ऐसा हम बोलेंगे। और टेंजेंशियल ये ऑप्शनल है, ये इसलिए ऑप्शनल है, अगर ये जीरो हो गया तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, अगर ये नॉन जीरो रहा तो फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहते हो आप सर्कल पर
तो आपका AT 0 हो सकता है, लेकिन AC कभी 0 नहीं हो सकता है. दैट मीन्स फॉर एवरी सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैज़ टू बी देयर. ना उसी से डायनेमिक्स वाला पॉइंट हम पिक करेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल पे चलना चाहता है या फिर आप चलाना चाहते हो तो आपको एक फोर्स ज़रूर लगाना पड़ेगा सेंट्रीपिटल नाम का. और ये किस डायरेक्शन में पॉइंटिंग होना चाहिए, इसका जो डायरेक्शन पॉइंटिंग होना चाहिए वो टूवर्ड द सेंटर होना चाहिए. और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, m इंटू AC के बराबर होना चाहिए. सो फ्रॉम हेयर वी डिराइव दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायनेमिक्स को डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन करेगा सारे केसेस के लिए. तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ. फॉर अ पार्टिकल टू, पार्टिकल का मतलब कोई बॉडी भी हो सकती है, वो आप जानते हो. फॉर अ पार्टिकल टू मूव ऑन अ सर्कल there must be a force towards the center. There must be a force towards the center that is known as centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इसका मतलब है जब कभी कोई पार्टिकल किसी भी सर्कल पे चल रहा होगा तो एक फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है. कहाँ की तरफ, टूवर्ड द सेंटर, और उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. अगर ये फोर्स नहीं हुआ, इसका मतलब काउंटर वर्जन भी बोल सकते हैं. इन केस ये फोर्स नहीं हुआ, दैट मीन्स इफ अ पार्टिकल इज मूविंग एंड इट इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड अ फोर्स टूवर्ड द सेंटर, आप पाओगे कि वो सर्कल पे नहीं चलेगा. सो सर्कल के लिए मस्ट कंडीशन है और इसको हम FC से लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. इसकी वैल्यू होती है m इंटू AC. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता था, इसकी वैल्यू रख सकते हैं तो mr ओमेगा स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और या फिर इसको mv स्क्वायर बाई r लिखा जा सकता है. सो आइदर वे यू राइट. यहाँ पर हमने केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है. डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टूवर्ड द सेंटर होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करेगा और इसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा. हाँ, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चल रहा है तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा. सो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होगा. डायरेक्शन इज ऑलवेज वेरिएबल. इन पॉइंट्स का हम लोग ख्याल रखेंगे. अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वाकई में जब किसी पार्टिकल को सर्कल पे चलाना चाहते हो, और क्या या फिर बिना फोर्स के भी हम लोग चला सकते हैं. लेट्स से कि आपने एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से टाई किया, बहुत सिंपल सा केस लेते हैं, और उसको आपने सर्कल पे घुमाना चाहा. एक ही एग्जाम्पल है. तो आप अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घुमाना चाहो या फिर वर्टिकल सर्कल पे घुमाना चाहो वो हम लोग देखेंगे. बट अगर ये पार्टिकल m मास का, इसको आप रोटेट कराना चाहते हो तो आपको स्ट्रिंग को टाइट करके पकड़ना पड़ता है. यू कैन हैव दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम. टाई अ पार्टिकल इन अ स्ट्रिंग और उसको रोटेट कराओ सर्कल पे, तो आप देखोगे कि आपको उसको होल्ड करना पड़ता है. दैट मीन्स आपको टेंशन लेना पड़ता है स्ट्रिंग पर, टेंशन प्रोवाइड करना पड़ता है. तो इसका FBD बनाओगे तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा. कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा. इसी टेंशन को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे. सो अगर इस एग्जाम्पल को हम लोग कैच करते हैं, पार्टिकल विद स्ट्रिंग. सो पार्टिकल विद स्ट्रिंग अगर आप यूज़ करते हो सर्कुलर मोशन के लिए तो आपको टेंशन देना पड़ेगा. सो वट एवर दिस टेंशन इज, दिस विल बी नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो व्हाट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? Centripetal force is a force that you apply on the particle in order to make that particle move in the circle. Right? अगर स्ट्रिंग की लेंथ L दिया गया है तो कितना टेंशन की जरूरत पड़ेगी? How much the tension you need? Now you can say the centripetal force requires this amount. So you can simply say it has to be m, the mass of the particle, v square, the speed with which you are rotating it or moving it, divided by length, that is radius, mv square by L. mv square by L का टेंशन आपको देना पड़ेगा. दैट मीन्स यू कैन काउंट कि हाउ मच टेंशन यू आर प्रोवाइडिंग. नाउ यू कैन इंटरप्रेट दिस कि रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे इसका वर्किंग चल रहा है. अगर आपने हैवी मास लिया और सेम वेलोसिटी सेम लेंथ की स्ट्रिंग पे लगा के चलाते हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना पड़ता है. दैट मीन्स यू नीड टू हैव मोर फोर्स, यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स ऑन द स्ट्रिंग. मोर ओवर अगर उसी मास को अगर आप ज़्यादा स्पीड से रोटेट कराते हो, फास्टर रोटेट कराते हो, तब भी आपको उसको स्ट्रिंग को काफ़ी टाइटली होल्ड करना पड़ता है. दैट मीन्स टेंशन गोज अप.
सो अगर वेलोसिटी आपने ट्वाइस किया तो टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका हम ख्याल रखेंगे। मोरोवर अगर आपने स्ट्रिंग को छोटा कर लिया फिर रोटेट करा रहे हो तो छोटा करके रोटेट कराओगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लगाना पड़ेगा। अगर लॉन्ग स्ट्रिंग होगा, सेम मास सेम वेलोसिटी से चलाओगे तो फिर आपको कम टेंशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड। इससे कम ज़्यादा लगाएंगे तो जो ये अमाउंट है इसके अमाउंट का आपको टेंशन देना पड़ेगा। अगर आपने उससे ज़्यादा टेंशन दे दिया तो फिर ये सर्कल पे नहीं चलेगा, वो आपकी तरफ आ जाएगा, छोटा सर्कल पकड़ सकता है। और या फिर आप ज़्यादा टेंशन दोगे तो फिर वेलोसिटी बढ़ा सकता है। तो इस तरह से अपने पैरामीटर को चेंज करके टी की वैल्यू को इसी अमाउंट के बराबर रखता है। गॉट टू नो। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम पिक कर सकते हैं रियल लाइफ में, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में जो एटॉमिक मॉडल होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी आप पाते हो कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट पे मूव कर रहे होते हैं। इनसाइड पे एक छोटा सा न्यूक्लियाई होता है और उस न्यूक्लियाई कि जो होगा वो स्टेशनरी होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंड में मूव करते हैं। तो अगर ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्बिट कर रहा है। सो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है तो कोई ना यू कैन सी कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्या वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है? यस, ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग। कैन यू आइडेंटिफाई विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? अनलाइक दिस, इस केस की तरह यहाँ पे टेंशन तो नहीं होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस उसको स्ट्रिंग से बांध करके तो नहीं रखता है। सो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा फोर्स होगा? देयर मस्ट बी सम फोर्स। अगर फोर्स नहीं होगा तो फिर चलेगा नहीं। तो आप पाओगे, आगे पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक फोर्स लगता है इसको सेंटर की तरफ। वो इस वजह से लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दैट मीन्स अपोजिट साइन वाले चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए टूवर्ड द सेंटर होता है। और इसी को हम बोलेंगे दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाउंड्स दिस इलेक्ट्रॉन ऑन दिस ऑर्बिट्स, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ करके नहीं जाते हैं। सो उसको हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं इन एटम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts as centripetal force and keep electrons on the circle, on the circular orbits। उसी की लैंग्वेज में अगर लिखें तो ठीक है। पॉइंट इज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हट जाएगा तो आप पाओगे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ को छोड़ करके बाहर निकलेंगे। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? mv²/r के बराबर होनी चाहिए, राइट। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बाद में बताया जाएगा, दोनों को इक्वेट करके आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में चलने के लिए एक फोर्स का नीड होता है जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और भी एक एग्जांपल पिक कर सकते हैं जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि अर्थ के सराउंडिंग में अगर हम कोई ऑर्बिट को रखते हैं, किसी ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को रखते हैं, सो लेट से ये अपना अर्थ है और एक सैटेलाइट यहाँ पे चल रहा है इस रेडियस के सर्कल पे, आर रेडियस के सर्कल पे। सैटेलाइट है एम मास का, ये वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो आप पाएंगे कि ये सैटेलाइट को भी हम बांध करके नहीं रखते हैं, दिस इज़ नॉट बाउंडेड। बट क्या होता है कि इस सैटेलाइट को मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और ये सर्कल पे चलता है। कैन यू आइडेंटिफाई विच फोर्स इज गोइंग टू एक्ट हेयर एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? सो एक फोर्स होगा जो बाइंड करेगा, वो इसका मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड दोज सैटेलाइट्स ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ना रहे तो फिर नहीं होगा। पुल होता है इसलिए टूवर्ड द सेंटर होता है। तो यहाँ से भी हम लोग एक पॉइंट निकाल पाते हैं कि फॉर सैटेलाइट टू बी इन सर्कुलर ऑर्बिट, gravitational force act as a centripetal force. For satellites to be in circular orbit, gravitational force
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। अब ग्रेविटी का फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और रेलेवेंट एग्जांपल है जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, वो है किसी भी व्हीकल का सर्कुलर पाथ पे चलना। सो अगर किसी व्हीकल को आप सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कराते हो तो वो सर्कुलर पाथ पे क्यों ट्रैवल करेगा, अनटिल अनलेस कोई फोर्स ना एक्ट करे। सो लेट्स से आपका ये व्हीकल है और इस व्हीकल को आप इस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पर ले जा रहे हो। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी स्कूटी को सर्कुलर पाथ पे ले जाते हो या कार को सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराते हो, मूव कराते हो। तो उस केस में सिंस ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई फोर्स ज़रूर एक्ट करना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ फोर्स दैट कीप बाइंडिंग दिस व्हीकल टू द सेंटर और उसको सर्कल पे मेंटेन करे। सो कैन यू इमेजिन कि कौन सा फोर्स आ रहा होगा यहाँ पर बाइंड करने के लिए। देयर इज़ नो स्ट्रिंग, देयर इज़ नो ग्रेविटेशन, क्योंकि सेंटर पे कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं है। तो आप कहोगे कि व्हीकल का जो कॉन्टेक्ट है वो ग्राउंड से है, तो ग्राउंड उसको एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है, तो फ्रिक्शन एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन। So there is a friction comes from the ground that plays as a centripetal force. So we can write in here when in case a car word use कर ले रहे हैं, in case a car moves on a circle, there acts a frictional force or a friction force between tires and ground, of course, that plays the role of centripetal force. इसका ही दूसरा ये मतलब हुआ कि इन केस अगर आपने सरफेस को स्मूथ कर दिया है, स्मूथ सरफेस बनाया है और उस पर अपने कार लेकर के आप सर्कल पे चलाना चाहो, आप कभी नहीं चला सकते हो। सो स्मूथ सर्कल पर यू कैन नॉट मूव योर व्हीकल, स्मूथ सरफेस पर यू कैन नॉट मूव योर व्हीकल ऑन अ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, नेवर। व्हाई? बिकॉज इफ इट इज स्मूथ इट विल नॉट एबल टू प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की आपको ज़रूरत है। राइट, सो और एटलीस्ट कितना होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी आप बता सकते हो, उसकी वैल्यू mv²/r के बराबर होनी चाहिए। सो उस फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप अपने व्हीकल को विदाउट स्किडिंग मूव कराना चाहते हो तो ये स्टैटिक होना चाहिए। अगर वो स्किड करने लगता है तो फिर ये काइनेटिक हो जाएगा। सो नॉर्मल मूविंग में हमको फ्रिक्शन कैसा चाहिए होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। इसके बेसिस पे हम लोग एक रूल बना लेते हैं जो कि यहाँ पर इजीली निकल आएगा। अगर आप विदाउट स्किडिंग इसको मूव करना चाहते हो सर्कल पर तो स्टैटिक लगना चाहिए, राइट। सो फॉर सेफ मूविंग ऐसा लिख सकते हैं, फॉर सेफ मूविंग। सेफ मूविंग का मतलब हुआ विदाउट स्किडिंग। सो विदाउट स्किडिंग अगर आप मूव कराना चाहते हो तो ये एफ की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन होनी चाहिए, और हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन से छोटा होता है। सो दोनों रूल को एक साथ भी प्लेस कर सकते हैं और अपने को मिलेगा mv²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये फ्लैट सर्कल पे मूव करा रहे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg रहेगी, mg ऑन द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्कल। इट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ कोर्स। नाउ देयर इज अ वर्टिकल सर्कल एज वेल। आपने देखा होगा सर्कस एंड अदर केसेस में कि कुछ लोग वर्टिकल सर्कल पे चलाते हैं कार को, और उसके लिए एक डिफरेंट स्टोरी बनेगी, उसको हम लोग डिटेल में डील करेंगे। तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा, और कैसे बदलता है नॉर्मल रिएक्शन वी विल वॉच दैट। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो फिर n की वैल्यू mg के बराबर रहेगी। यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिलने वाला है, m से m डिसअपियर हो गया, इसका मतलब v²r पॉजिटिव होता है उस साइड ले जाएंगे, शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटू आर। इसका मतलब वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि स्किडिंग ना हो, तो v की वैल्यू इस अमाउंट से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कैन बी राइट, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी और स्पीड to move on a circle is going to be Vmax
is equal to under root mu into g into r. So mu gr is the maximum safe velocity for a vehicle to move on a circle. Now you can clearly see from this, अगर mu नहीं हुआ यानी mu की वैल्यू 0 हो गया तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दैट मीन्स यू कैन नॉट मूव. अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो आपको सर्कल पे नहीं चलना है, यानी आपको चलना नहीं है. कब जब स्मूथ सरफेस हो जाएगा तो. इसलिए म्यू का होना ज़रूरी है. इसका मतलब जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी से आप सर्कल पे मूव कर सकते हो. दैट्स वाई टायर्स आर सो डिज़ाइंड कि जब कभी टर्निंग वाले व्हीकल्स को, ऐसे व्हीकल्स को व्हीकल को हम यूज़ करते हैं जिसमें टर्निंग ज़्यादा होती है, तो टायर्स में हम म्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. अच्छा, जी इज़ अ समथिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द व्हीकल्स. आर इज़ द रेडियस. इसका मतलब है कि अगर हमने रेडियस ज़्यादा लिया यानी बड़ा सर्कल यूज़ किया तो हम वेलोसिटी को ज़्यादा ले सकते हैं. इसका मतलब हायर बिगर सर्कल पर हायर वेलोसिटी से आप चल सकते हो. लेकिन अगर सर्कल छोटा होगा तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी जो सेफ हो वो कम हो जाती है. तो इसका इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसका एप्लीकेशन है. वो म्यू की वैल्यू देगा, आर की वैल्यू देगा, जी आप जानते हो, वी मैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का नीड होता है जब कभी कोई भी पार्टिकल सर्कल पे चल रहा होगा. इस सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर की तरफ एक्ट करना चाहिए और इसकी वैल्यू mv²/r के इक्वल होनी चाहिए. राइट. सो ये सर्कुलर मोशन का डायनेमिक वर्जन है. नो, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हम कार पे ही बैठते हैं यानी जो पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो नॉन इनर्शियल हो जाता है. नॉन इनर्शियल की कंडीशन में फिर हम एक स्यूडो फोर्स की बात करते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. सो दैट विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो. इसमें आपने सेंट्रीपिटल को समझा, डायनेमिज्म को समझा और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स थे उसको समझा. ओके, सो मेक योर प्रॉपर नोट्स एंड रिवाइज देम. थैंक यू एवरीवन.